हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन वाला। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कवर किया था अपना न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यूटन सेकंड लॉ, और मे भी हो सकता है इसमें हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो देखिए, हम लोग ने न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये चीज देखी कि फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स क्वालिटेटिवली। तो जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे फोर्स को क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है, लेकिन जो हमारा सेकंड लॉ है वो हमारे फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करता है। फोर्स के इवन मैग्नीट्यूड तक को यहां पर हमें बता दिया जाएगा। तो सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ एक जो टर्म्स हैं हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला जो टर्म हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा लीनियर मोमेंटम। वो होगा हमारा लीनियर मोमेंटम। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम? तो लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो लेकिन यहां पर वेलोसिटी कौन सी होगी? यहां पर आपकी वेलोसिटी होने वाली है लीनियर वेलोसिटी। क्या होने वाली है? लीनियर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर्स पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर्स पर सेकेंड। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर वो ये है कि हमारे लॉ में कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स अगर नहीं है तो आपको मार्क्स यहां पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर की पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, पूरा लॉ मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा और की पॉइंट्स यहां पर लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए, सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, यही P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, and the change in momentum takes place in the direction of applied force, and change in momentum takes place in the direction of applied force, अप्लाइड फोर्स। मतलब मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये मान लीजिए कोई एक व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल है और ये इस डायरेक्शन में सीधे चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 है। मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ऑलराइट, अब क्या हुआ? इस पर हमने एक फोर्स लगाया F। इस पर हमने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया F। तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो नो डाउट इसकी वेलोसिटी यहां पर बढ़ जाएगी। मान लीजिए v1 से वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई? v2। इस व्हीकल का मास था m, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है रेट। यहां पर एक टर्म आ रहा है रेट। रेट का मतलब क्या होता है? देखिए, कहीं भी अगर आप इस वर्ड को देखें रेट, तो रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर कोई चीज वेरी कर रही है तो हम उसको क्या लिखते हैं? रेट लिखते हैं। तो रेट इज नथिंग बट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मतलब होगा चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। यही तो हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू, मान लीजिए v2 वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, v2 माइनस v1 अपॉन t। दिस इज नथिंग बट दिस इज द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या कहें रेट। अगर हम इसको टाइम से यहां पर डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा हमारे मोमेंटम में चेंज आएगा। लेकिन चेंज किस डायरेक्शन में आएगा? चेंज हमारा उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो क्योंकि हमारा फोर्स पॉजिटिव x के अलोंग है, तो इसी डायरेक्शन के अलोंग हमारा मोमेंटम में चेंज जो है वो अकर करेगा। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
is directly proportional to the force applied and the change in momentum takes place in the direction of force applied. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, in the direction of force applied, in the direction of applied force. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोमेंटम आपका क्या होगा, चेंज होगा. ये है पूरा आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ. ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ. चलिए ठीक है, अब यहां पर कुछ अजम्पशन लिया गया. यहां पर हमारा एक अजम्पशन लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार बड़े बच्चों से इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या अजम्पशन है. ठीक है, ये अजम्पशन हम एक यहां पर मान के चलते हैं. अजम्पशन, अजम्पशन क्या है? अजम्पशन हमने ये माना कि मास, अजम्पशन हमने क्या माना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमेनिंग कांस्टेंट. क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. हमारे ऑब्जेक्ट का मास क्या हमने मान लिया, कांस्टेंट माना हुआ है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, मास विल नॉट चेंज. ठीक है, मास विल नॉट चेंज. अब बात आती है क्या मास कभी चेंज हो सकता है? हमने तो पढ़ा था भाई मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. द वेट चेंज हो सकता है बिकॉज वेट इज m इंटू जी. तो g वेरी करेगी तो वहां पर वेट वेरी कर जाएगा, लेकिन मास तो कांस्टेंट रहेगा. एक्चुअली ऐसा देखा गया है हमारे कुछ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में ऐसा देखा गया है कि ये पार्टिकल्स हमारे लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल चल पाते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी जो होती है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो जाती है. तो यहां पर एक फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द मास इज चेंजिंग. ये m क्या है, फाइनल या फिर चेंज मास, चेंज मास. m नॉट क्या है, रेस्ट मास, जब वो रेस्ट पर है. ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी या पार्टिकल यहां पर अगर हम बात कर ले, और c क्या है आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. कितनी होती है बच्चों, ये होती है आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपकी बॉडी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल वेलोसिटी से चलने लगा तो उसका क्या हो जाएगा, मास उसका चेंज हो जाएगा. ऐसा कहां देखा गया है? ऐसा हमारे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में देखा गया है कि वहां पर जो हमारा मास है वो वेरिएबल हो जाता है. इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल मास. इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल मास. ठीक है, तो वेरिएबल मास के केस में हम अपना सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. तो बस अजम्पशन हम यही मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा. और वो कब कांस्टेंट रहेगा, जब उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम रहेगी. यही हो गया ना, जब उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है तभी उसका मास क्या रह पाएगा, कांस्टेंट. और ये हमारा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स में नहीं एप्लीकेबल है, इसीलिए यहां पर हम अपना सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हियर. ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज ये पता चल रही है, अगर बॉडी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर जाए, अगर बॉडी की वेलोसिटी लगभग लाइट की वेलोसिटी के बराबर आ जाए तो हमारा मास जो है वो क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा. हमारा मास क्या होने लगेगा, चेंज होने लग जाएगा. ठीक है, और क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या हमारी बॉडी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर पहुंच सकती है? ऐसा नियरली इम्पॉसिबल है. ऐसा इम्पॉसिबल है, कोई भी बॉडी जो है इतनी तेज नहीं चल सकती. आपको पता है लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रैवलर. ठीक है, लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है. तो कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो लाइट की वेलोसिटी के इवन कंपेरेबल वेलोसिटी पे चल सके. तो दिस इज जनरली नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ जनरल बॉडीज. लेकिन ये एटॉमिक और सब एटॉमिक कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल में आ जाती है, इसलिए वहां पर ये चीज पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा अजम्पशन. अब हम लोग डिराइव करते हैं अपना
न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब हम लोग डिराइव करेंगे अपना न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ई, डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेशन हम यहां पर अब करने वाले हैं। तो लॉ को ही देखते हैं। लॉ आपको पता है जो हमारा लीनियर मोमेंटम है दैट इज मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, दैट इज मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। अब हमने कहा रेट ऑफ चेंज, तो चेंज के लिए हम एक यहां पर सिंबल यूज कर रहे हैं बच्चों, चेंज के लिए हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं डेल्टा। ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे, इसको कहते हैं डेल्टा, ये आप लोग आगे 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पर चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा एक एक्चुअली स्केलर होता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां पर। तो हमने क्या लिखा, डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या दिखाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो दिस इज इक्वल्स टू m इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डेल्टा एम वी लिख लो, या तो यहां पर m डेल्टा v लिख लो, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि आपको पता है मास हमने यहां पर अजम्पशन में कांस्टेंट माना हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा m का मतलब है चेंज इन मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, लेकिन मास तो हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको यहां पर कंसीडर ये ना करके ये चीज ले लेंगे। सो दैट सिंपली बिकम्स डेल्टा p इज इक्वल्स टू m डेल्टा v। अब हमें क्या बात कर रहे हैं, हमने लॉ में देखा था रेट, क्या देखा था, रेट। रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डेल पी अपॉन टी क्या हो गया, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कितना हो जाएगा, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। दिस इज इक्वल्स टू m इंटू ए, भाई ये आ गया मास इंटू एक्स, सिंस डेल वी अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो यहां पे आ गया एक्सेलरेशन। अब हमने लॉ में क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, मतलब दिस विल बी डेल पी अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ये हमें लॉ से पता है। तो अब हम क्या कर लें, अब हम अपने डेल पी अपॉन डेल टी की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। वैसे तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, तो हो जाएगा के इंटू एफ, के इज कांस्टेंट, तो के को 1 ले लेते हैं जनरली, इसलिए यहां पर हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए यहां पर हमें मिल गया, ठीक है। ये समझ में आया। तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, इसको मैं कंप्लीटली पूरा लिख देता हूं, नहीं तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं। ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। तो क्योंकि आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, तो हो जाएगा डेल पी अपॉन टी इज इक्वल्स टू के इंटू एफ, वी टेक के इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो फिर क्या आ गया आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ गया एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो आपको पता है मेरा फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर होता है, दिस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ये हो गया मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अप्लाइड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। चलिए ये समझ में आया। और यहां पर एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलो ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल एक करेंगे, एक छोटा सा यहां पर हम एग्जाम्पल करेंगे, एक न्यूमेरिकल है बहुत छोटा सा।
अब यहीं से वैसे आपको F इज इक्वल टू ma से अपने फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन, वो यहीं से निकल के आती है। ठीक है, वो यहीं से आपकी जो यूनिट है वो निकल कर आएगी। आपने लिखा F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। मास की यूनिट होती है kg, एक्सेलरेशन की होती है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला गया न्यूटन। सिंबल इज कैपिटल N। तो अगर मुझे 1 न्यूटन ऑब्टेन करना है, अगर मुझे 1 न्यूटन चाहिए, तो 1 न्यूटन इज 1 kg इंटू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन का फोर्स, हाउ विल यू डिफाइन 1 न्यूटन? It is the force which acts on a body of mass 1 kg and produces an acceleration of 1 meter per second square। तो ये वो फोर्स है जो कि 1 kg की बॉडी पर एक्ट करेगा और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। खुद की डायरेक्शन है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये हो गया। अब एक देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। एक आपका ऐसे ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक का मास है 10 kg, इस ब्लॉक का मास है 10 kg। इस साइड पर एक फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन्स का, इस साइड पर एक फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन्स का, इस साइड पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, इस साइड पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। यहां पर आपको बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? Find the acceleration. Find the acceleration. अब यहां पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, हमारे पास यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ बेसिकली हमें अगर हम देखें, जो F इज इक्वल टू ma है, तो यहां पर जो F था दैट इज नेट फोर्स। ये क्या होता है? हमारा नेट फोर्स। ध्यान रखिएगा, दिस इज द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आगे जब आप क्लास 11th में अपना डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ोगे तो एक्सेलरेशन को आप dv अपॉन dt भी लिख सकते हो। dv बाय dt मतलब डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ को F इज इक्वल्स टू m इंटू dv बाय dt भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो 10 न्यूटन लेफ्ट में लग रहा है, 5 न्यूटन राइट में लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ये देखो यहां पर पॉजिटिव x डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव x, this is negative x, this is positive y, this is negative y। तो यहां लग रहा है 10 न्यूटन, यहां लग रहा है 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स अगर निकाले तो नेट फोर्स विल बी 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F नेट, F नेट हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, यही हमें लेना है। F नेट इज कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। तो 5 is equals to mass has been given as 10 kg into acceleration हमें पता नहीं, तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन आ गया? 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा एक्सेलरेशन। आया समझ में? तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये जो F इज इक्वल टू ma होता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। ठीक है भाई, तो यहां x डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। y डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया है, y डायरेक्शन में हमारा कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया है। ठीक है भाई, चलिए इसको करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक। एक इस तरीके का ब्लॉक है। ठीक है, एक इस तरीके का ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg।
ठीक है, आप इसको ऐसे धक्का मार रहे हो, आप इसको ऐसे धक्का मार रहे हो और इस पर जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स इस पर जो लगा रहे हो आप, ठीक है, द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग ऑन दिस ब्लॉक इज 5 न्यूटन। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का फोर्स आपने इस पर ऐसे, 20 न्यूटन का इस पर आपने ऐसा फोर्स लगाया। कितने का फोर्स लगाया? 20 न्यूटन का इस पर ऐसे फोर्स लगा दिया। अब यहां पर आपको बताना है और कितने टाइम तक आपने इस पर फोर्स लगाया। आपने t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक इस पर फोर्स लगाते रहे, ठीक है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर इस पर फोर्स लगाते रहे। ग्राउंड को फ्रिक्शन, मतलब मान लीजिए फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना होगा, मतलब ये ब्लॉक कितने से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक यहां पर कितने से आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। चलिए, तो अब नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है? नेट फोर्स तो 20 न्यूटन ही है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको पता है नेट फोर्स इज 20, दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि इनिशियली ब्लॉक किस पे था? रेस्ट पर था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्या लगाएंगे? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पर था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है, तो कितना हो जाएगा? हाफ a कितना आ गया आपका? 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो ये 2 टाइम्स कट गया, 9 2 जा 18, तो यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया? 18 मीटर का टोटल हमारा यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, 18 मीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां पर आ गया, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अगर यहां पर बात करें, अब वैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, वो सब चीजें आप लोगों को पता है कि 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट्स। 1 डाइन इज 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज 1 kg इंटू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अपनी ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, वो था 1 kg, F इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन्स एंड 1 ग्राम फोर्स इज 980 डाइन, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग अपना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अपना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलराइट। चलिए, अब हम लोग कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। आपको पता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, तो हमने लॉ में तो ऑलरेडी ये चीज देखा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा क्या आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। तो इस इक्वेशन से आप ये कह सकते हो कि F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, यहां पर इस इक्वेशन से हम देखकर बता सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। भाई, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे वेलोसिटी में उतना ज्यादा चेंज आएगा, और जितना ज्यादा चेंज आएगा इसका मतलब है आपका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या कहता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या कहता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और हमेशा याद रखो, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप के ग्राफ्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होते हैं। कैसे होते हैं? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होते हैं। अब स्ट्रेट लाइन भी कई तरीके की हो सकती है। अब जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो होती है, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल एक्सिस पर हम डिपेंडेंट क्वांटिटीज को प्लॉट करते हैं। तो यहां पर एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है फोर्स पर या फोर्स है एक्सेलरेशन पे? ऑब्वियसली बात है, हमारा एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स पे डिपेंड करेगा। भाई, फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही ज्यादा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा,
तो एक्सेलरेशन हम लेंगे वाई एक्सिस पे, फोर्स ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज को वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो हमारा ग्राफ कैसा आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स हो गया। ऑलराइट, ये तो फर्स्ट ग्राफ था। अब ये हमारा फर्स्ट ग्राफ था विच इज ए वर्सेस एफ, इसको लिखते हैं ए वर्सेस एफ। तो जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा मोशन में, 1D मोशन में ए वर्सेस बी, तो ए हमेशा कहां जाएगा, वर्टिकल एक्सिस पे, और वर्सेस के बाद जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाता है। अब हम लोग देखते हैं, अगर यहां से आप देखें तो मास इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं मास इज इनवर्सली रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, मास इज इनवर्सली रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। ऑब्वियस सी बात है, जो बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक बहुत हैवी और एक बहुत मतलब जो एक कम हैवी है, दोनों में सेम फोर्स लगाएंगे तो नो डाउट यहां पर जो बॉडी बहुत ज्यादा हैवी होगी उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू द लाइटर बॉडी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो हम लोग प्लॉट करेंगे ए वर्सेस एम, ए वर्सेस एम मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस मास। भाई क्योंकि मास तो डिपेंड एक्सेलरेशन पे नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जरूर मास पे डिपेंड करेगा, इसीलिए ए यहां पे करेंगे, एम यहां पर प्लॉट करेंगे। एफ और ए नहीं प्लॉट कर सकते, ठीक है, एफ और ए यहां पर हम लोग प्लॉट नहीं कर सकते, हम लोग ए और एफ कर रहे हैं। इसी तरह ए और एम कर रहे हैं, तो जो इनवर्स रिलेशन ग्राफ होते हैं इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन ग्राफ। क्या कहते हैं इसे, इनवर्स रिलेशन। तो ध्यान रखो कि इनवर्स रिलेशन ग्राफ हमेशा कर्व नेचर का होगा। इनवर्स रिलेशन ग्राफ हमेशा कैसे नेचर का होगा, कर्व नेचर का होगा, और डायरेक्ट रिलेशन ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये भी, क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए यहां पर इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। यहां पर कैसा कर्व हो जाएगा, इस तरीके से कुछ कर्व हमें ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन ग्राफ है। अब यहां पर देखो इससे मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग समझो। देखो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, मान लो ये पॉइंट 1 है, ठीक है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, तो 1 पॉइंट की बात करें, ठीक है, 1 पॉइंट पर एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी, मान लो a1, फोर्स की वैल्यू होगी मान लो f1। अब 2 पॉइंट पर इसकी वैल्यू a2 हो गई, इसकी वैल्यू f2 हो गई। हमें साफ साफ दिख रहा है जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ता जा रहा है, फोर्स कहां बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कहां बढ़ रहा है, ऊपर डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, और यही चीज हमें ऑब्टेन हुई थी यहाँ। डायरेक्ट का मतलब है अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, इनडायरेक्ट का मतलब है एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो एक क्वांटिटी घट जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ग्राफ में आपको ये जस्टिफाई हो रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा फोर्स बढ़ रहा है, हमारा एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। ऑलराइट, अब इनवर्स में आ जाओ। इनवर्स में मतलब है अगर हम मास बढ़ा दें, ठीक है, सॉरी यहां पर होगा, आई एम सो सॉरी, ये है एक्चुअली आपका A is equals to F by M, तो A is inversely proportional to mass आएगा। भाई एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग A वर्सेस M ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब है अगर मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स। अब देखो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, इसको आप लोग कैसे जस्टिफाई करोगे। मान लो आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग ये आपका मास था, ये आपका एक्सेलरेशन था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। देखो आगे बढ़ो, एक्सेलरेशन और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, तो आगे बढ़ने पे आपका एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, ठीक है, और मास क्या हो रहा है, आगे जाने पे यहां पे बढ़ रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और इनवर्स रिलेशन ग्राफ जितने भी होंगे हमारे वो सब कर्व नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, कर्व नेचर के,
ठीक है, तो जहां पर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाती है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होती है, घट जाती है। हमेशा याद रखना है डिपेंडेंट क्वांटिटीज वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज एक्स एक्सिस पे हम लोग यहां पर प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बस यहां पर पढ़ते हैं, इंपल्स ऑफ फोर्स। क्या पढ़ते हैं, इंपल्स ऑफ फोर्स। लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंपल्स ऑफ फोर्स? देखो क्या होता है, जैसे हम लोग क्रिकेट की बात करें तो जब बैटिंग, कोई आदमी बैटिंग करता है तो जब बॉल उसके बैट पर आती है और बॉल जो है बैट को स्ट्राइक करती है तो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्ट्राइक करती है, लाइक 1 सेकेंड और 0.5 सेकेंड्स, इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए वो स्ट्राइक करती है, लेकिन उस पर जो फोर्स लगता है बैट के द्वारा वो बहुत हाई मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम बहुत शॉर्ट होगा, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज इंपल्स ऑफ फोर्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स। क्या बोल देते हैं, इंपल्स ऑफ फोर्स। तो इंपल्स ऑफ फोर्स इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द शॉर्ट ड्यूरेशन और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो शॉर्ट इंटरवल होगा इसके दौरान फोर्स बहुत हाई मैग्नीट्यूड का लग जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स ऑफ फोर्स, ठीक है। और आपको पता है कि m डेल्टा v अपॉन t क्या होता है, दिस इज m इंटू a, और m इंटू a इज नथिंग बट फोर्स, ठीक है। तो m इंटू डेल्टा v कैन बी रिटन एज f इंटू t। तो इंपल्स ऑफ फोर्स और भी क्या हो सकता है, m इंटू डेल्टा v, मास मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से आया फिर जितनी वेलोसिटी से गया वो उसकी वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी मास, that will give you the impulse of force। वो क्या दे देगा आपको, impulse of force, ठीक है। इसको कहते हैं हम impulse of force। तो सेकेंड लॉ में हमें इतने ही टॉपिक्स पढ़ने थे, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, कोलीग्स के साथ, जूनियर सीनियर सबके साथ, ठीक है, ताकि वो भी यहाँ पर आए और हमसे अच्छा मटेरियल जो है वो मतलब ग्रहण कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके बोर्ड्स में विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू एंड बाय बाय।